कल हम लोगों ने पढ़े थे ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी भी जगह की वैल्यूज और नॉर्म्स को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है ना, पूरा इसी हम लोग क्लियर किए थे। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी। इसका क्या मतलब हुआ? नैतिकता के निर्धारण या निर्धारक वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं नैतिकता। यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल की, ठीक है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, ओवरऑल पूरी सोसाइटी की बात नहीं हो रही है। जैसे कि कोई काम जो भी हम अपनी नज़र में देख रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हाँ ये काम सही है, ये काम गलत है, या ये काम बहुत ही बुरा है, ये काम थोड़ा कम बुरा है। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये काम सही है, ये काम गलत है, ये काम नैतिक है, ये काम अनैतिक है? ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे। तो आज हम लोग उन्हीं फैक्टर्स के, उन्हीं डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे जो डिसाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति के काम को कि वो नैतिक हैं या नहीं हैं, या फिर उनकी नैतिकता की डिग्री क्या है, किस हद तक वो अनैतिक कहे जा सकते हैं या वो किस हद तक नैतिक कहे जा सकते हैं। जैसे हर बुरे काम का भी एक लेवल होता है ना। अब आप एक मान लीजिए कोई एडल्ट व्यक्ति है या कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे मान लीजिए कि एक बच्चा है जो एक बड़े बुजुर्गों को थप्पड़ मार रहा है, तो आपकी नज़र में कौन सा काम ज़्यादा बुरा हुआ? दोनों ही कामों में क्या हुआ, एक थप्पड़ मारा गया एक व्यक्ति को। लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप आसानी से कहेंगे कि नहीं, जो बच्चे ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा वो ज़्यादा अनैतिक है, वो ज़्यादा बुरा है ना? काम दोनों में सेम हो रहा है, लेकिन जो डिग्री है इमोरलिटी की, जो अनैतिकता का लेवल है, वो दोनों में डिफर कर गया। ठीक है, अब वही बच्चा बुजुर्ग को मार दिया, वो अनैतिक हो गया। वही बच्चा बुजुर्ग को पानी पिला रहा है, तो वो क्या हो गया? नैतिक हो गया। तो आज हम लोग यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जो मोरालिटी है, मोरालिटी का मतलब नैतिकता, उसके उसका निर्धारण कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारक हैं, कौन कौन से हैं, ले देखिए यहाँ पे 5 चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे सोशल कंटेक्स्ट की। दूसरा हम लोग बात करेंगे एक्ट की, यानी कि जो काम किया जा रहा है वो कौन सा काम है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो बात करेंगे वो ये कि जो एक्टर है, एक्टर यानी कि शाहरुख सलमान नहीं, एक्टर का मतलब यहाँ पे डूअर, जो काम कर रहा है, जो थप्पड़ मार रहा है, जो पानी पिला रहा है, वो क्या कर रहा है? वो एक्टर ही एक्ट कर रहा है वो। चौथी चीज़ जो है वो है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब जो विक्टिम है या फिर जो बेनिफिशियरी है। जैसे उस बच्चे ने या किसी बच्चे ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ खाने वाला इंसान कौन है? विक्टिम वहाँ पे कौन हुआ? वो बुजुर्ग हुआ। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर वही बच्चा उस बुजुर्ग को पानी पिला रहा है, तो पानी पी के फायदा किसको हो रहा है? बुजुर्ग को हो रहा है। तो वो कंटेक्स्ट भी देखेंगे, उससे भी डिसाइड होती है नैतिकता। और लास्ट चीज़ जो है वो है कॉन्सिक्वेंस, अंततः उसका परिणाम क्या हो रहा है उस काम का। इन सारी चीज़ों से डिसाइड होता है कि कौन सा काम नैतिक है, कौन सा काम अनैतिक है। तो पहला जो है वो है सोशल कंटेक्स्ट। ये सबसे पहले नंबर पे रखने की वजह क्या थी? जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं समाज में, वो सब सोशल कंटेक्स्ट में ही होती हैं। यहाँ तक कि जो अभी डिटर्मिनेंट्स बताए, एक्ट बताए, एक्टर बताए, ऑब्जेक्ट बताए, कॉन्सिक्वेंसेस बताए, ये सारी चीज़ें भी मिलके क्या बना रही हैं? सोशल कंटेक्स्ट बना रही हैं।
बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम मिलके, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे सब सिस्टम मिलके एक सोसाइटी बना रहे हैं ना, तो वैसे ही सोशल कंटेक्स्ट का मतलब क्या है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य। जो भी हम समाज में देख रहे हैं वो बहुत सी चीजों से मिलके बन रहे हैं। तो कोई भी चीज नैतिक अनैतिक तभी है जब तक कि हम उसको सोशल कंटेक्स्ट में रख रहे हैं। अगर हम लोग सोशल कंटेक्स्ट में अगर किसी चीज को नहीं रख रहे हैं तो हम लोग उसको बोल ही नहीं सकते कि नैतिक है कि अनैतिक है। आप बोल रहे हैं कि गाली देना बुरी बात है, अपने दिल से बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि समाज में सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आप उसको देख रहे हैं। समाज में ये बात मानी जाती है कि गाली देना क्या है? अब्यूज करना, गाली देना क्या है? बुरी बात है, ये समाज मानता है ना। तो जब आप समाज की नज़र से देख रहे हैं तो ही आप उसको बुरा मान रहे हैं। अगर समाज की नज़र में वो गाली बुरी है ही नहीं तो फिर गाली कोई दे या ना दे, आप उसको अच्छा या बुरा कह ही नहीं सकते। ठीक है ना? लोगों की मदद करना अच्छी बात मानी जाती है। अगर समाज ये बात ना माने कि हाँ लोगों को मदद करना अच्छी बात है, तो आप किसी को देखिए मदद करते हुए या खुद करिए, मन में कोई एहसास नहीं है। पिला रहा है पानी, पिला रहा है, पैसा दे रहा है तो दे रहा है। तो कोई भी काम नैतिक या अनैतिक तभी है जब हम उसको सोशल कंटेक्स्ट में रखते हैं। और हर जगह का सोशल कंटेक्स्ट अलग हो सकता है। ठीक है ना? अब जैसे हम कल एग्जाम्पल दिए थे ना साइबेरिया का, अब यहाँ का सोशल कंटेक्स्ट देखिए, साइबेरिया का सोशल कंटेक्स्ट देखिए। 50-55 साल के बाद बुजुर्ग को मान लीजिए एक टाइम खाना आप देना बंद कर दीजिए, वहाँ के लिए वो नॉर्मल है और वो क्या है, मोरल है। लेकिन आप यहाँ पे बंद करिए तो वो इमोरल हो गया कि आप एक बुजुर्ग के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे वही चीज़ ज्यादती हो गई, वहाँ पे वही चीज़ नैतिक हो गई, सही हो गई। क्यों? क्योंकि आप वही चीज़ आप वहाँ के सोशल कंटेक्स्ट में देख रहे हैं और वही चीज़ आप यहाँ के सोशल कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, तो अलग हो गई। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि एकदम शुरुआती हम क्लास में हम बताए थे कि नॉर्थ इंडिया जो है, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इन सारे चीज़ों, इन सारे एरियाज में कज़न जो मैरिजेस हैं वो क्या है, एक पाप की तरह देखी जाती हैं हिंदुइज्म में। ठीक है? शादी तो दूर की बात, अफेयर भी एक पाप के तौर पे मान लीजिए देखा जाता है। एकदम जो है, कज़न तो छोड़िए, एक गोत्र भी अगर सेम है तो भी शादी नहीं होगी। जो लोग गोत्र नहीं जानते हैं वो समझिए एकदम आसान भाषा में फटाफट, हिंदुइज्म में क्या है, बेसिक जो है 4 डिवीजन हैं। ठीक है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहला रूल क्या है कि एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में शादी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो खैर ब्राह्मण क्षत्रिय तो जनरल में आते हैं, तो ये दोनों तो कभी कभी कर लेते हैं। वैश्य यानी कि जो बनिया होते हैं, और शूद्र यानी कि जिसको हम लोग दलित कहते हैं, तो ये तो एकदम अलग हो जाते हैं। बट ओवरऑल क्या है कि चारों में जो है ये आपस में शादी नहीं हो सकती। आपस में शादी करेंगे तो खून जो है मिक्स हो जाएगा, एक अशुद्धि आएगी। तो इसका मतलब एक ब्राह्मण जो है ब्राह्मण से ही शादी कर सकता है, एक क्षत्रिय जो है क्षत्रिय से ही शादी कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक झोल है, और वो झोल क्या है? वो झोल समझिए थोड़ा सा कि वो झोल कैसे है और क्या है। अब एक क्षत्रिय है, ठीक है, इसमें भी डिवीजन हो गया। इसमें एक डिवीजन आ गया गोत्र, यानी कि क्षत्रिय है तो ठीक है, ये नहीं क्षत्रिय दिख गया चलो कोई भी क्षत्रिय शादी हो जाएगी, नहीं। वो देखेंगे कि गोत्र भी सेम जो है मैच ना करे। अगर गोत्र मैच कर रहा है तो वो एक फैमिली के हो सकते हैं। जैसे बोला गया ना कि कजिन कजिन शादी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो एक ही फैमिली के हैं, भाई बहन में शादी नहीं हो सकती, ये मान रहे हैं वो। तो वैसे ही गोत्र क्या होता है, गोत्र भी वो मानते हैं कि एक ही फैमिली है। और ये शुरुआत कब हुआ? 500 BC के आसपास इसकी शुरुआत हुई, जब एक ही पूरा जो है न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, ज्वाइंट फैमिली रहती थी और पूरी फैमिली एक ही साथ रहती थी। तो मतलब दादा परदादा तक एक ही साथ पूरी फैमिली जो है 100-200 लोग इकट्ठे रहते थे घर ही में। तो 100-200 लोग इकट्ठे रहना तो यानी 4-5 पीढ़ी एक साथ रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोग इधर उधर घूमना शुरू किए, इधर उधर जाना शुरू किए, तो वही परिवार धीरे धीरे बंटने लगे और अलग अलग जगह लोग शिफ्ट हो गए। तो जो मान लीजिए 200 परिवार एक ही साथ रह रहा था ना, उसी को वही समझिए कि एक गोत्र होता था। ठीक है? अब मान लीजिए
सेम गोत्र के लोग हैं इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में सेम गोत्र के लोग हैं, तो हिंदुइज्म में ये माना जाता है कि 2000 साल पहले शायद ये एक ही फैमिली के रहे होंगे। तो अगर एक ही फैमिली के रहे होंगे तो इस शादी आपस में नहीं हो सकती, इसलिए कजिन मैरिज तो दूर, वो सेम गोत्र रहेगा तो भी अलाउ नहीं करेंगे। नॉर्थ इंडिया में ये सिनेरियो क्रिएट होता है। ठीक है, बहरहाल इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझने की बात है, इसका एथिक्स से लेना देना नहीं है, ये अलग से बता दिया। तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, कजिन्स की जो है शादी ये बुरी मानी जाती है। तो ये किसके कंटेक्स्ट में बुरी मानी जा रही है? सो जो पंजाब का समाज है, जो हरियाणा का समाज है, जो यूपी का समाज है, जो राजस्थान का समाज है, जो दिल्ली का समाज है, यही लोग बुरा मान रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के सोसाइटी के हिसाब से, इनके ही सोशल कंटेक्स्ट में कजिन मैरिज गलत है। तो वो उनके लिए इमोरल हुआ, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या हो गया, मोरल हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप साउथ इंडिया चले जाइए, तो साउथ इंडिया जब आप जाएंगे तो वहां पे कजन मैरिज आपको अलाउ होती हुई दिखाई देगी। पैटर्नल में भले ना दिखाई दे, लेकिन मैटरनल साइड में अलाउ होती है, मामा की बेटा बेटी से शादी हो जाती है आराम से, वहां पे बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां के सोशल कंटेक्स्ट में, उन जगहों के सोशल कंटेक्स्ट में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो वो एक नैतिक काम है, वो अनैतिक काम नहीं है। तो सोशल कंटेक्स्ट एक बहुत बड़ी चीज है जो डिसाइड करती है कि कोई चीज नैतिक है कि अनैतिक है, कोई चीज गलत है या सही है। ठीक है, आप जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे बहुत सारी हो सकता है ऐसी चीजें हो जो आपके ही समाज के हिसाब से वो सही हो, लेकिन दूसरे के समाज के हिसाब से वही चीज गलत हो सकती है। तो यहाँ पे वही बात है, अभी जल्दी आई थिंक किसी ने एक पोस्ट भी भेजी थी ग्रुप में, डिबेट वाले ग्रुप में, कि जो एक है ना, फेमस है, फेमस मीम है, 6 है जमीन पे, उधर वाले को 9 दिख रहा है, इधर वाले को 6 दिख रहा है, गिलास आधा किसी को खाली दिख रहा है, आधा भरा दिख रहा है। तो वहां पे किसको नैतिक अनैतिक कहेंगे? जो अपनी तरफ से देख रहा है, जिसको 9 दिख रहा है, वो एकदम अपनी जगह पे एकदम सही है, वो अपने कंटेक्स्ट में देख रहा है, अपने परिप्रेक्ष्य से चीज देख रहा है। आप उसको गलत कह ही नहीं सकते कि नहीं नहीं 6 है, तुम गलत कह रहे हो, 9 है ही नहीं वो। अरे उसके हिसाब से एकदम 9 है और एकदम सही है वो अपनी जगह पे, और आप भी 9 वाले हैं, तो उसको नहीं कह सकते नहीं किधर से 6 है, 9 है, हम एकदम गारंटी से कह रहे हैं 9 है। नहीं, दोनों का कंटेक्स्ट अलग है, दोनों का परिप्रेक्ष्य अलग है। तो सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। तो वैसे ही जो भी काम होते हैं समाज में, जिसको हम मोरल इमोरल कह रहे हैं, वो उसी सोशल कंटेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। और उस सोशल कंटेक्स्ट में हो सकता है कोई बहुत बुरा, कोई यूनिवर्सल ऐसा अनैतिक काम हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन वो किसी सोशल कंटेक्स्ट में मोरल भी हो सकता है। इसमें भी कई एग्जाम्पल दिए, जैसे एंशिएंट ग्रीक का एग्जाम्पल दिया ना, कि मेहमान आए तो मेहमान को एक रात के लिए अपनी बीवी देनी है। तो ये तो यूनिवर्सली आपको लगेगा कि नहीं अनैतिक है, लेकिन उनके कल्चर में, उनके सोशल कंटेक्स्ट के हिसाब से वो क्या हो गया, नैतिक हो गया। ठीक है, तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी काम को मोरल इमोरल या उसकी मोरालिटी डिसाइड करने के लिए कि वो नैतिक है कि नहीं है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है सोशल कंटेक्स्ट का। तो आपको कभी भी कोई काम चेक करना हो कि वो नैतिक है कि अनैतिक है, तो पहला जो काम आपको करना है, जो देखना है, वो यही देखना है कि वहाँ का सोशल कंटेक्स्ट क्या है, वहाँ का समाज क्या है, उस समाज के कंटेक्स्ट, उस कंटेक्स्ट से, उसके परिप्रेक्ष्य से वो काम कैसा माना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है एक्ट, जो काम किया जा रहा है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य तो आपने देख लिया, लेकिन काम भी अपने आप में नैतिकता और अनैतिकता का ज्ञान दे देता है, लेकिन वो काम भी आपको सोशल कंटेक्स्ट में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एडल्ट्री, एडल्ट्री सुने? एडल्ट्री का मतलब होता है कि आपकी शादी हो गई है, शादी के बाद भी आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, ये होता है एडल्ट्री, जिना इस्लाम में बोला जाता है। तो ये काम क्या है, अभी जहाँ यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हम आप सब लोग, सबके हिसाब से ये क्या हो गया, अनैतिक हो गया। अपने आप में ये काम, अपना ये काम क्या है, अनैतिक है। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई एक इंसान है
जिसकी शादी हो गई है और वो किसी एक के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, कोई एक्स है मान लीजिए, ठीक है, और कोई ऐसा इंसान है जो जिसकी शादी हो गई और वो एक्स के साथ भी है, वाई के साथ भी है, जेड के साथ भी है, यानी कि खुद की बीवी भी है, 3 एक्स्ट्रा लोग हैं, और यहाँ पे खुद की बीवी है और एक एक्स है। तो इसमें कौन सा इंसान, किसका काम ज़्यादा बुरा माना जाएगा? जाहिर सी बात है जो एक्स वाई जेड तीनों के साथ है उसकी डिग्री ज़्यादा ज़्यादा है अनैतिकता की, वो ज़्यादा बुरा माना जाएगा, उसका क्राइम जो है ज़्यादा बड़ा है, उसका गुनाह ज़्यादा बड़ा हो गया। ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? सोशल कंटेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे, या इससे भी बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ये तो डिग्री की बात हो गई ना कि कम बुरा और ज़्यादा बुरा, कम नैतिक कम अनैतिक और ज़्यादा अनैतिक। अब भारत में भी देखिए एडल्ट्री एक तरीके से अलाउ है कि हाँ, औरत की मर्जी या मर्द की मर्जी, वो जो करना है करे। एग्जाम्पल लीजिए अफगानिस्तान का या फिर ईरान का एग्जाम्पल लीजिए। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो यहाँ पे शरीयत के हिसाब से जो है कानून है, तो वहाँ पे अगर कोई एडल्ट्री में पाया जाता है तो उसको स्टोनिंग की पनिशमेंट दी जाती है, पत्थर से मारा जाता है। तो वहाँ का एक बड़ा फेमस केस था, सोराया नाम की एक लड़की थी, और हालांकि वो फेक केस था, ईरान गवर्नमेंट की यहाँ पे गलती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हुआ ये था कि उसके हस्बैंड को जो है किसी और से प्यार था और वो अपनी वाइफ को छोड़ नहीं सकता था। अब उसको उससे छुटकारा चाहिए था कि किसी तरीके से रास्ते से हट जाए, तो उसने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी वाइफ का कहीं और पे चक्कर चल रहा है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो जिना कर दिया। और 2 3 4 गवाह उसने, मेल जो है गवाह, इकट्ठा किए और ये प्रूव कर दिया कि उसकी वाइफ का कहीं चक्कर चल रहा था, हालांकि उसकी वाइफ जो है निर्दोष थी। और रूल के मुताबिक अब चूंकि 3 4 गवाह हैं तो वो तो माननी जाएगी गवाही ना, तो रूल के मुताबिक उस लड़की को जो है आधा ज़मीन में गाड़ के पत्थर मार के उसको, मतलब उसकी डेथ हो गई। ये है एडल्ट्री की पनिशमेंट ईरान में, ठीक है। अभी अलग बात है कि ईरान को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करनी चाहिए थी, ऐसे कैसे एक बार में बस बात मान ली, वो एक अलग चीज़, उसमें ज़्यादा डिबेट वाली बात है, घुसेंगे नहीं। लेकिन वहीं आप फ्रांस में चले जाइए, तो फ्रांस में जो है एडल्ट्री आई थिंक आज से लगभग 2024 चल रहा है ना, करीब 50 साल से जो है वहाँ पे एडल्ट्री अलाउ है, वहाँ पे क्राइम क्राइम नहीं माना जाता, एडल्ट्री गुनाह नहीं माना जाता, जिसको मन करे जो करना है करे। तो ईरान में वही काम क्या हो गया, अनैतिक हो गया बिना किसी डाउट के। हमारे हिसाब से वही काम क्या हो गया, अनैतिक हो गया बिना किसी डाउट के। लेकिन फ्रांस में वो काम एकदम नैतिक माना जाता है, उसमें पूरी सोसाइटी वहाँ फ्रांस की उसको गलत मानेगी नहीं, कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो कोई भी काम है जिसको हम लोग देख के आसानी से कह सकते हैं एक्ट, ये उसी की बात करें ना, कोई भी एक्ट आप देखिए आसानी से आप अपने आप से कह सकते हैं कि ये काम नैतिक है अनैतिक है। लेकिन फिर उसी काम को जब आप सोशल कंटेक्स्ट में रखते हैं, अब ईरान के कंटेक्स्ट में रखिए एडल्ट्री को, तो वो क्या हो गया, अनैतिक हो गया। फ्रांस के कंटेक्स्ट में रखिए तो वो काम नैतिक हो गया, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्टर या डूअर, यानी कि जिसने वो काम किया उस पर भी डिपेंड करता है। और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं? पहली बात तो ये कि जो एक्टर है उसका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आता है। दूसरी चीज जो ये है कि वो, मतलब उस टाइम पे वहाँ पे क्या कंडीशन थी, जिस टाइम पे घटना हुई है, वो जिसने उसने जो भी काम किया इमीडिएट वहाँ पे सर्कमस्टांसेस क्या मौजूद थे, क्या परिस्थिति थी, किन परिस्थितियों में उसने वो काम किया। सेकंड चीज़ ये देखनी पड़ती है, और लास्ट जो चीज़ देखनी पड़ती है वो देखनी होती है कि इंटेंशन क्या था जिसने भी ये काम किया। अगर एक बच्चे ने थप्पड़ मार दिया एक बुजुर्ग को तो उसके पीछे क्या इंटेंशन था। तो ये तीनों को थोड़ा सा डिटेल में समझिए, तो इससे ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे हम लोग नैतिकता और अनैतिकता को आसानी से समझ सकते हैं। पहला चीज़ जो है वो ये देखनी है कि जो एक्टर है, जो डूअर है, जिसने जो काम किया है उसकी एज क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, 3 साल भी छोड़ दीजिए, 2 साल का बच्चा है, और वो खेल रहा है, मतलब अपने माँ बाप के साथ खेल रहा है या अपनी माँ के साथ मान लीजिए खेल रहा है, और हाथ पैर उछाल रहा है,
खेल रहे हैं आपस में, और गलती से उसकी उसकी उंगली जो है उसकी माँ की आंख में चली गई और बहुत ही खतरनाक तरीके से चली गई, मान लीजिए आंख फूट गई उसकी। ये खिलौना ही कोई लिया, वो खेल रहा है और वो गलती से चला गया। ठीक, इसको अब इस काम को क्या बोलेंगे? अनैतिक बोलेंगे। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये नैतिक है कि अनैतिक है? जाहिर सी बात है उसको अनैतिक नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं, उसको कोई समझ ही नहीं। लेकिन यही काम एक 8 साल का बच्चा कर दे, 15 साल का बच्चा कर दे, या एक एडल्ट कर दे, तो वो पूरी तरीके से अनैतिक माना जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो वही काम है, लेकिन आपने एक्टर का बैकग्राउंड देखा। ऐसे तो आपने, अगर जो कानून बनते हैं किसी भी देश में वो यही सब चीज़ें देख के बनते हैं। पता चला हम सिर्फ ये लिख दें कि देखिए अगर कोई किसी की आंख फोड़ दे तो उसको 15 साल की सज़ा होगी, उसमें ये लिखे ही ना कि एक्टर का या जिसने ये कांड किया उसका बैकग्राउंड भी देखना ज़रूरी है, उसकी एज देखना ज़रूरी है। तब तो एक 3 साल का बच्चा करेगा तो उसको भी जो है जेल में डाल देंगे, या मान लीजिए उम्र कैद की सज़ा, तो 3 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सज़ा दे देंगे, और 40 साल का है तो उसको भी उम्र कैद की सज़ा दे देंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए कोई भी काम जो इंसान कर रहा है तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है वो ये देखनी होती है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। और बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं कि उसकी एज क्या है। उसकी एज देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, फैसला ले सकते हैं कि अब 3 साल का बच्चा है तो अरे उससे गलती हुई, उसको पीटेंगे क्या, उसको पीट के क्या कर लेंगे, उसको तो समझ ही नहीं है। और कोई 20 साल का है तो उसको अब जेल भेज सकते हैं। एज के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड में डिपेंड करता है जेंडर भी। ठीक है, जेंडर के हिसाब से भी मोरालिटी और इमोरालिटी डिसाइड होती है। और इस वजह से क्या होता है, समाज में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। अज्यूम करिए कि एक लड़की फ्लर्ट कर रही है एक लड़के से, या एक लड़का फ्लर्ट कर रहा है एक लड़की से। ठीक है, अब एक लड़का फ्लर्ट कर रहा है तो ये समाज में एकदम धारणा बनी हुई है एक लड़के जो है बहुत बुरे होते हैं, हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं, और एकदम बहुत ही घटिया नज़र से देखा जाता है, जो कि ठीक है, देखना चाहिए। लेकिन अज्यूम करिए कि एक लड़की भी फ्लर्ट कर रही है तो उसको हल्के में ले लिया जाएगा। ये जेंडर इक्वलिटी के बिल्कुल अपोजिट बात है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जो लड़कियां हो सकता है उन्हें आपत्ति है, तो उनके सपोर्ट में एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, लड़के जो है धुआंधार गाली देते हैं माँ बहन की, और फैमिली वाले ही, यहाँ तक कि माँ बाप भी उनको जो है सीरियसली नहीं लेते हैं, ना सीरियस होकर समझाने की कोशिश करते हैं कितनी बुरी बात है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चे को बैठा के समझाएं कि देखो गाली देना बुरी बात है। यहाँ तक कि बाप जो होता है वो बच्चे के सामने भी माँ बहन की गालियां दूसरों को दे रहा होता है। लेकिन अज्यूम करिए कि वही गाली एक लड़की दे रही है। ठीक है, तो वहां पे क्या रिएक्शन होगा फैमिली का और समाज का? वही गाली जो एक लड़का दे रहा है उस पर रिएक्शन अलग दिखाई देगा, और वो गाली जो एक लड़की दे रही है सेम गाली, उस पर रिएक्शन अलग दिखाई देगा। लड़की वाले के केस में बहुत ही बुरी मानी जाएगी वो लड़की और वो काम उसका, लेकिन लड़के के केस में वो काम उतना बुरा नहीं माना जाएगा। ये गलत बात है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस चीज़ को हम लोग सोशल कंटेक्स्ट में रख रहे हैं और समाज में यही धारणा है। तो उस हिसाब से लड़की का गाली देना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अनैतिक हो गया, और लड़के का गाली देना कम अनैतिक हो गया। डिग्री दोनों की अलग हो गई ना। तो जो एक्टर है, जो कांड करने वाला है या जो काम करने वाला, अच्छा ही काम या बुरा काम जो भी है, कांड में सिर्फ नेगेटिव आ जाता है, तो उसका जेंडर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस काम का लेवल क्या होगा, उस नैतिकता या अनैतिकता का लेवल क्या होगा, या वो काम नैतिक है या अनैतिक है, वो उसके जेंडर पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरी चीज़ जो इसी बैकग्राउंड में है वो ये है कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस तरीके की फैमिली है। ठीक है ना, कोई बहुत एजुकेटेड फैमिली है या कोई कम पढ़ी लिखी फैमिली है। जैसे कि गर्ल चाइल्ड का एबॉर्शन होता है, ठीक है, भ्रूण हत्या होती है, फीमेल जो है अगर पता चल जाए कि हाँ बच्ची पैदा होने वाली है तो लोग मार देते हैं। तब इंडिया की केस स्टडी उठा के देखिएगा तो जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते वही बच्चियों को मार देते हैं पैदा होने से पहले। लेकिन केस स्टडी उठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर वेल एजुकेटेड। सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखी फैमिलीज हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन लोगों की फैमिली में ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कि वो बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार दे रहे हैं क्योंकि उन्हें एक वंशज चाहिए। तो अज्यूम करिए कि एक अनपढ़ परिवार जो जंगल में रह रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है,
वो मार दे रहा है, बच्चा या बच्ची जो भी है, वो इसलिए मार दे रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और वो लोग इतनी बुरी हालत में हैं कि वो खिला ही नहीं सकते, ना उसका पैदाइश सही से करा पा रहे हैं, तो किसी वजह से मान लीजिए वो मार दे रहे हैं। और एक ऐसी फैमिली है जो वेल एजुकेटेड है, फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, हर चीज़ उसके पास है, लेकिन वो सिर्फ वंशज के नाम पे अपनी बच्ची को पैदा होने से पहले ही मार दे रहे हैं। तो इसमें दोनों कामों में, दोनों काम अनैतिक हुआ, इमोरल हुआ। लेकिन अगर आप डिग्री देखेंगे तो कौन सा काम ज़्यादा नैतिक हुआ? जिस जो फैमिली वेल एजुकेटेड है, जिस फैमिली के पास पैसे ज़्यादा हैं, उसके बावजूद वो ये काम कर रही है, तो उसका काम ज़्यादा नैतिक हुआ। तो फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। या फिर एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड में एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर जो एक्टर है, मान लीजिए कि चोरी करना, किसी ने चोरी की, चोर क्या हो गया? एक्टर हो गया ना। तो चोरी करना बुरा काम है, इमोरल है। तो एक ऐसा चोर है जिसके पास सच में दो रोटी खाने के लिए नहीं है, दो वक्त का खाना नहीं है, और उसने किसी के घर में जाके चोरी कर ली। और एक ऐसा चोर है जो हैबिचुअल है, एकदम सब कुछ उसके पास सही है, वो कमा के भी खा सकता है, लेकिन अब चूंकि वो प्रोफेशनली चोर है, वो चोरी कर रहा है। तो इसमें जो हैबिचुअल है उसकी डिग्री देखिए चोरी करने की, और जिसके पास एकदम बेचारा भूख से तड़प रहा था, दो वक्त की रोटी भी नहीं थी खाने को, उसकी चोरी। तो दोनों में आपको किसकी चोरी ज़्यादा बुरी लगेगी? जो हैबिचुअल है, जो प्रोफेशनली चोर है, उसकी ज़्यादा बुरी लगेगी, और आप उस पर तरस भी नहीं खाएंगे। लेकिन जिसके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं थी बेचारे के पास, तो उसने मजबूरी में चोरी की क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो वहाँ पे आपको उसकी चोरी शायद एकदम भी बुरी ना लगे, बल्कि आप उसको पैर से बैठा के शायद खाना भी खिला दें। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे डिसाइड करता है कि कोई काम कितना नैतिक होगा। अगर वहीं आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना देखें, सीधा चोर को पकड़े आपने, उसको कूट के जो है यहाँ तक कि पीट पीट के उसको मौत के घाट उतार दिया, क्या मतलब है इसका? इसीलिए कोई भी एक्टर है, ये सारी चीज़ें आम जिंदगी में भी फॉलो करने वाली है, ठीक है ना। जितने भी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जो ये डिटर्मिनेंट्स बता रहे हैं, सबको आम जिंदगी में भी फॉलो करने वाली बात है। रिश्ते नाते बहुत सारे होते हैं, हर जगह अप्लाई होता है। तो बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है कि कोई काम अगर कोई कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है। कोई पत्थर मार के फेंक रहा है तो चेक कर लें कि अरे उसकी मेडिकल कंडीशन हो सकता है सही ना हो, पागल है, हो सकता है। आप गए उसको तड़ तड़ मार दिए, जो है सर तोड़ दिए, उसका सर फोड़ दिए, और आपको पता ही नहीं चला कि अरे वो पागल है इसलिए उसने पत्थर फेंका, तो फिर आप ही गिल्ट में जाएंगे ना। तो उस लड़के से पाप नहीं हुआ, गुनाह नहीं हुआ, बल्कि गुनाह आपने किया कि हाँ, उसको आपने चेक क्यों नहीं किया कि उसने पत्थर फेंका। तो पहले जाके तफ्तीश करें, पूछें कि क्यों पत्थर फेंका है। शायद आप पूछते तो वही बताता, या फिर उसके एक्शन से पता चल जाता, या आजू बाजू वाले लोग बताते कि नहीं वो पागल है, वो सच में उसने नहीं मारा। तो आप भी एक गुनाह या गलत काम करने से बच जाते हैं। ठीक है। तो पहला जो इसमें पोर्शन था वो था बैकग्राउंड ऑफ द एक्टर। उसका बैकग्राउंड इन सब तरीकों से चेक किया जा सकता है। पहला ये कि आप उसकी एज देखेंगे, दूसरा ये कि उसका जेंडर आप देखेंगे, तीसरा ये कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, और चौथी चीज़ जो देखेंगे वो ये कि उसकी मेडिकल कंडीशन सही है कि नहीं, बायोलॉजिकल कंडीशन सही है कि नहीं, पागल है, सनकी है, कैसा है। ठीक है। सेकंड जो इसमें एक्टर की कैटेगरी में आता है, जो फैक्टर आता है डिसाइड करने वाला, वो आता है इमीडिएट सर्कमस्टांसेस। शॉर्ट में लिख देते हैं IC। यानी कि जो मौजूदा टाइम पे, जिस टाइम पे कांड हो रहा है या काम हो रहा है, उस टाइम पे परिस्थितियां कैसी थी। जैसे कि कोई आपको एकदम, एक मान लीजिए आप एक कोई काम करने वाली है बाई है, मान लीजिए आप उसका एकदम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, या मेरे ही घर में, मान लीजिए मेरे घर में कोई काम करने वाली बाई है, हम एकदम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनका, हद से ज़्यादा काम करा रहे हैं, एकदम मानवता अपने भूल जा रहे हैं, हद से ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, और इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि हम जॉब छोड़ने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ऐसी कंडीशन में वो गुस्से में आके शायद एक दिन मान लीजिए मेरा गला घोट दें,
तो इस क्राइम को आप कितना बुरा मानेंगे? और एक ऐसी चीज, एक इसी सिनेरियो में दूसरा केस देखिए कि हम टॉर्चर भी नहीं कर रहे हैं, हर चीज अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उसकी नीयत बिगड़ी। मान लीजिए मेरे लॉकर में कोई सामान, ऐसा कीमती सामान रखा है, और वो रात में अचानक आती है और मेरा गला दबा के मेरी जान ले लेती है। तो दोनों ही केस में मान लीजिए मेरा मर्डर हो रहा है। पहले में हम उसको टॉर्चर कर रहे हैं इसलिए मर्डर हो रहा है, और दूसरे में उसको लालच है इसलिए उसने मर्डर किया। जान तो एक ही की गई, और जो पकड़ी भी गई मान लीजिए वो। तो दोनों केस में कौन सा क्राइम ज्यादा बुरा हुआ? ऑब्वियस सी बात है, सेकंड केस ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने वैसा कोई काम ही नहीं किया। तो इसमें जो डिग्री है इमोरलिटी की, ये ज्यादा इमोरल हुआ, ज्यादा अनैतिक हुआ। पहले वाले में उतना नहीं हुआ, क्योंकि हम खुद उसको टॉर्चर कर रहे थे, उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, ना वो काम छोड़ के जा सकती थी, कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो इमीडिएट जो सर्कमस्टांसेस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से कोई एक्टर, कोई डूअर या कोई काम करने वाला वो काम कर रहा है, तो उस टाइम की परिस्थिति भी देखना जरूरी है कि किस परिस्थिति में उसने ये बात बोली। किसी से झगड़ा हो रही, गुस्से में किसी के इंसान के मुंह से कुछ बुरी बात निकल गई, तो उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत वहां पे है कि नहीं, वो इतना गुस्से में था, इतना बुरा बुरा ऐसे झगड़ा हो गई तो गुस्से में निकल गया उसके मुंह से। ये थोड़ी कि दिल पे लेके रिश्ता खराब करके गायब हो जाए। तो मौका वारदात पे क्या हालात थे, वो भी डिपेंड करता है किसी भी काम की मोरालिटी को डिसाइड करने में। सोशल मीडिया वाला कोटेशन यहाँ पे नहीं घुसाना है कि हाँ गुस्से में वही निकलता है जो दिल में होता है। होता है ना ऐसा, आजकल तो जिसका मूड ऑफ होता है वो तुरंत इंस्टाग्राम पे पहुंचते हैं और अपने मूड के हिसाब से रील लाने का वेट करते रहते हैं, और इत्तेफाक से रील आ भी जाती है। होता है ना। तो इमीडिएट जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहरहाल वो भी डिपेंड करते हैं। वो देखेंगे आप तो आप सही फैसला कर पाएंगे, और किसी काम को, किसी व्यक्ति को शायद बुरा बनाने से, बुरा मानने से बच जाएंगे, और किसी को बहुत अच्छा बनाने से या अच्छा मानने से भी बच जाएंगे। समझदारी वाला फैसला आप ले पाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो। या फिर कोई इमीडिएट सर्कमस्टांसेस में ऐसे भी कुछ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं टॉर्चर किया जाए, जो है इंसाइटमेंट भी हो सकता है, यानी कि किसी को उकसाना। अगर किसी को कोई उकसा रहा है, उकसा के कोई काम करवा दे रहा है अनैतिक काम, तो वो भी उसकी डिग्री कम मानी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी 18 प्लस है, आपकी बायोलॉजिकल मेंटल कंडीशन एकदम सही है, तो आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ विल है। उसके बावजूद आप उकसाने की वजह से सिर्फ कर दे रहे हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती शराब पिला दे, नशे में चले गए, तो वो एक अलग बात है, आप अपना दिमाग पे कंट्रोल खो देंगे। लेकिन सिर्फ उकसाने की वजह से कर रहे हैं तो वो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। तो अगर आप मर्डर भी कर दे रहे हैं किसी का उकसाने की वजह से, तो भी आपको पूरी सज़ा मिलेगी, यानी कि माफ़ी मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर टॉर्चर से बचने के लिए मर्डर कर रहे हैं तो शायद आपको सज़ा कम मिलेगी, आपकी गलत काम को उतना गलत नहीं माना जाएगा। जैसे एक शो चलता था सोनी टीवी पे, नाम था उसका अदालत। पता नहीं आप लोगों ने किसी ने देखा है कि नहीं देखा है। उसमें एक केस था, फिक्शनल शो है तो जाहिर सी बात है स्टोरी बस ऐसे ही है। ये इस कहानी का हम जिक्र भी किए हैं कई बार, कि उस केस में होता ये है कि जो काम वाली बाई होती है उसका रेप करता है उसका मालिक, जो है करीब 14-15 साल से लगातार कर रहा होता है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकती, कोई फैसला नहीं ले सकती। और एट लास्ट क्या होता है कि उसके मालिक का मर्डर हो जाता है। बाद में जब पता चलता है कि किसने मर्डर किया, तो उसी काम वाली बाई की बेटी ने मर्डर किया। ठीक है। और उस बेटी का भी वो रेप कर रहा था उतने सालों से। तो उतना टॉर्चर उसने सहा कि उसको मर्डर करना पड़ा, और जब फाइनली सच सामने आया कि हाँ इसकी बेटी ने ही मर्डर किया और इस वजह से मर्डर किया, तो उस केस में क्या होता है कि उसकी बेटी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्योंकि मर्डर की जो नॉर्मल सज़ा होती है वो 14 साल होती है, अगर ठीक ठाक आपका बिहेवियर रहा तो 14 साल, 14 साल में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जज ने बोला कि उसने जो 14 साल सहा है वो उस 14 साल की सजा से कहीं ज्यादा है, इसलिए सजा देना सही नहीं है। तो उसका वो अनैतिक अनैतिक काम भी उसके टॉर्चर सहने की वजह से क्या हो गया, लगभग नैतिकता के बराबर हो गया। हुआ ना। तो इमीडिएट सर्कमस्टांसेस देखना कितना जरूरी है, आप इस बात से समझ सकते हैं। लास्ट जो चीज है इसमें एक्टर में, वो है इंटेंशन, कि जिसने वो काम किया है उसका इंटेंशन क्या है।
ठीक ना। इंटेंशन यानी कि मकसद। इसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और आप गुस्से में किसी को मारने का फैसला करते हैं, और मारने के लिए आप जाते हैं, लेकिन मारने से पहले आपका मूड बदल जाता है और आप रुक जाते हैं। तो ये काम क्या हुआ, नैतिक हुआ कि अनैतिक हुआ? या फिर ऐसा भी केस ले लीजिए कि आप एकदम गुस्से हैं और गुस्से में आप मारने जाते हैं और मार भी देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले केस में ये जवाब आएगा कि नहीं, वो काम अनैतिक नहीं हुआ, क्योंकि उसने वो गुस्से में मारने के लिए बस उठा। वो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला मैटर है, इंटेंशन वाला। उसने मारा नहीं उसको, तो उसमें कुछ गलत नहीं, उसको सजा कैसे मिलेगी? लेकिन दूसरे केस में उसने इंटेंशन था उसका मारना और उसने मार भी दिया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अनैतिक हो गया। लेकिन जो थिंकर्स हैं ना, जो फिलोसफर्स हैं, उनका आजकल जो मानना ये है वो ये है कि इंटेंशन भी उतना ही मायने रखता है। वो नहीं मार पाया या अचानक मूड चेंज हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन मारने का सोचना भी अनैतिकता को दर्शा रहा है, भले ही वो जो है उसका लेवल या उसकी डिग्री जो है कम हो सकती है। ठीक है। तो इंटेंशन, अगर मान लीजिए कोई गुस्से में, जैसे लड़ाई भी हो रही है आपकी किसी के अपने अपने लव्ड वंस के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ लड़ाई हो रही है, इंसान गुस्से में चिल्ला रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि जो लड़ाई हो रही, जो चिल्ला रहा है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? ये लड़ाई हो रही तो उस लड़ाई के पीछे वजह क्या है? जब आप इंटेंशन पे जाएंगे तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। तो जो काम होने वाला है, बुरा या अच्छा, वो या जो भी आपको लग रहा है, उसका सही तरीके से अंदाज़ा लगा पाएंगे आप। बहरहाल, तो ये तीन चीज़ें थी एक्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली दो थी, पहला ये कि जो एक्टर का बैकग्राउंड है वो क्या है, और दूसरा ये कि इमीडिएट सर्कमस्टांसेस वहाँ पे जो डेवलप हो रहे हैं वो कैसे। इंटेंशन भी मायने रखता है, लेकिन इंटेंशन उतना उसमें दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। इंटेंशन में एक्शन का सिर्फ जो है डिग्री डिसाइड हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद अगला जो है वो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब है विक्टिम। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सब पढ़े हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ग्रामर में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब है विक्टिम। हम अगर थप्पड़ मार रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हो गए, मारना हमारा वर्ब हो गया, और जिसको मारे वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब हो गया विक्टिम, जो सह रहा है या जिसको फायदा मिल रहा है। ये भी देखना ज़रूरी है, अगर हम किसी की नैतिकता या अनैतिकता डिसाइड कर रहे हैं, किसी के काम को अच्छा या बुरा डिसाइड कर रहे हैं, तो हमको ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें भी हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे, और इसमें भी एकदम शुरुआत में हम पहला जो एग्जाम्पल हम दिए थे, अगर बैकग्राउंड देखना है तो सबसे पहले तो एज देखिए आप। अगर एक 50 साल के बुजुर्ग ने, 60 साल के बुजुर्ग ने 3 साल के या 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को मान लीजिए थप्पड़ मारा, तो उसको थप्पड़ मारना उसको सुधारने का भी एक जरिया हो सकता है। लेकिन एक 10 साल का बच्चा एक 60 साल के बुजुर्ग को, या 15 साल का, 18 साल का बच्चा एक 60 साल के बुजुर्ग को थप्पड़ मार रहा है, तो वो कहीं से भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, जाहिर सी बात है वो पूरी तरीके से अनैतिक हुआ। लेकिन जो बुजुर्ग ने थप्पड़ मारा वो अनैतिक नहीं है, वो नॉन मोरल हो सकता है, यहाँ तक कि मोरल भी हो सकता है कि वो किसी अच्छे काम के लिए समझा रहे थे, वो समझ नहीं रहा था, और नहीं समझने वाले बच्चे को फाइनली पीटा जाता है। बुरी तरीके से नहीं पीटना चाहिए, बट जितना ज़रूरत हो उतना पीटा जा सकता है। तो एज एक बड़ी चीज़ है। अगर यही कानून बनाना हो, बस ये लिख दिया जाए कि हाँ जो थप्पड़ मारेगा उसको 6 साल की सज़ा मिलेगी, तो फिर क्या होगा? एक माँ बाप जो है, यहाँ पे ज़रूरत है कि पीट के, जैसे इस्लाम में है कि यहाँ एक स्पेसिफिक एज हो जाए तो पीट के जो है वो जो भी चीज़ें हैं फॉलो कराई जाए, नमाज़ पढ़ने भेजा जाए। तो इसलिए एज देखना ज़रूरी है बैकग्राउंड में, कि जो विक्टिम है
जो बेनिफिशियरी है, इसके पहले किसकी बात हो रही थी? एक्टर की बात हो रही थी, जो काम कर रहा है उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो सह रहा है या जिसको फायदा हो रहा है, उसकी यही देखना जरूरी है। तो 10 साल का बच्चा अगर सह रहा है थप्पड़ तो वो देखना जरूरी है, या 50 साल का बुजुर्ग एक थप्पड़ सह रहा है वो देखना जरूरी है। तो जो 50 साल वाला सह रहा है वहां पे आप आसानी से देख के कह सकते हैं कि ये काम जो है अनैतिक है। ठीक है। वहीं यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी, जेंडर की भी बात आएगी। तो जो मेल फीमेल को लेके जेंडर की बातें होती रहती हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात होती रहती है, यहाँ पे भी आप आसानी से वो चीज़ें समझ सकते हैं। अब रेप ले लीजिए, फीमेल का अगर रेप हो रहा है ये बहुत अनैतिक माना जाता है। मेल का अगर रेप हो रहा है तो आप कितने लोग तो सुने ही नहीं होंगे ये सारी चीज़ें। मुंबई में ऐसा एक फेमस केस था, 2 लड़कियां थीं, वो ऑटो ड्राइवर्स को ज़बरदस्ती जो है शराब पिला के रेप करती थी, वीडियो बना के फिर उनको ब्लैकमेल करती थी पैसों के लिए। तो बुरा मानेंगे आप इसको, लेकिन उतना बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन फीमेल के केस में वही चीज़ हो जाए तो वही काम ज़्यादा अनैतिक माना जाएगा, मानना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही काम जो मेल के साथ हो रहा है वो भी उतना ही बुरा है। लेकिन सोशल कंटेक्स्ट में अगर ये बात हम रख रहे हैं तो जो फीमेल के साथ हुआ वो बड़ी विक्टिम दिखाई देगी, ज़्यादा सहने वाली दिखाई देगी। जो मेल के साथ हुआ वो कम दिखाई देगा। ठीक है। तो जेंडर भी एक बैकग्राउंड है जो डिसाइड करता है। इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी डिसाइड करता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी डिसाइड करता है। जो अभी पीछे एग्जांपल्स दिए उन एग्जांपल्स को आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी भी जो है डिसाइड करती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड है। जो लोग माइनॉरिटी में हैं उन पे अगर थोड़ा सा जो है, क्योंकि माइनॉरिटी क्या होती है, हमेशा वीक होती है। किसी भी देश में चले जाइए, किसी प्रदेश में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे वो भाषाई तौर पे अल्पसंख्यक हों या धार्मिक तौर पे जो है अल्पसंख्यक हों या फिर जेंडर वाइज अल्पसंख्यक हों, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पे जो कम संख्या में है, चाहे भाषा के तौर पे, जेंडर के तौर पे या धर्म के तौर पे, उनको दबा के रखा जाता है। ठीक है। तो उनका दबना वो ज़्यादा पीड़ादायक माना जाता है। जैसे SC ST मान लीजिए एक पल के लिए, ये स्पेसिफिक एक कम्युनिटी है, माइनॉरिटी में नहीं, लेकिन क्या है, इनके साथ इतना गलत हुआ कि वो हर चीज़ में पीछे हैं। तब SC ST के लिए अलग कानून बने हुए हैं भारत में, क्योंकि उनके साथ पीछे इतना गलत हुआ तो उसको सही करने के लिए अलग कानून बने हुए हैं। सेम क्राइम अगर कोई जनरल वाला जनरल पे कर रहा है तो उतना कठोर सज़ा नहीं मिलेगी, उतना बुरा क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन SC ST के साथ हो रहा है तो वो बुरा क्राइम माना जाएगा। ठीक है ना। तो कम्युनिटी भी एक बैकग्राउंड है जो डिसाइड करती है कि जो मोरालिटी है या इमोरालिटी है उसकी डिग्री क्या होगी, और जो काम है वो काम भी मोरल या इमोरल है कि नहीं है। ठीक है। और एक जो है, अच्छा एज में जो है एक एग्जांपल आपके उसमें मिलेगा, जो आपको PDF दिया गया उसमें एज को लेके एक एग्जांपल जो हम दिए तो वो तो अपना दिए, एज को लेके उसमें एक बेहतरीन एग्जांपल मिलेगा एक रेप केस का। ठीक है। केस स्टडी नहीं है, वो जनरल एग्जांपल है कि मान लीजिए कि एक 30 साल की लड़की का, मतलब औरत का रेप हो रहा है, और एक 3 साल की औरत का रेप हो रहा है। ये लिखी लाइन मिलेगी, उसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इसमें इन दोनों कामों में दोनों विक्टिम है। जो 30 साल की औरत है वो भी एक विक्टिम हुई, जो 3 साल की बच्ची है वो भी विक्टिम हुई। लेकिन सिर्फ एज की वजह से आप यहाँ पे उस अनैतिकता का एक लेवल डिसाइड कर लेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, 30 साल वाले का उतना बुरा नहीं है जितना कि 3 साल वाले का है। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया? ये आपने डिसाइड किया एज की वजह से ही। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? उम्मीद करते नहीं होगी। हम बैक नहीं करेंगे फिर से, जो है बीच में दिक्कत होती है एडिट करने में, मेरा टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा सा और बचा है, उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं आप लोग के सवाल पे, उसके बाद पूछेंगे। ठीक है। लास्ट जो है वो है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? जो भी एक्टर है उसका जो एक्ट है, उस एक्ट का, उस काम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका क्या परिणाम हो रहा है,
ये भी डिसाइड करता है कि वो काम नैतिक है कि अनैतिक है। वो काम जो है, उस काम अगर वो अनैतिक है तो कितना अनैतिक है, अगर वो नैतिक है तो कितना नैतिक है। ठीक है। तो काम का इम्पैक्ट अगर मोरल इमोरल डिसाइड करना है तो वो सीधी सी बात है। कोई ऐसा काम जो सामाजिक कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, सोशल कंटेक्स्ट में देखा जाए, उससे समाज को फायदा हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो काम नैतिक हो गया। और सोशल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उस काम से अगर दिक्कत हो रही है, समाज को कोई नुकसान हो रहा है तो वो काम अनैतिक हो गया। अगर अनैतिकता में ही देखना हो तो कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से हम कैसे डिसाइड करेंगे? पहली चीज, पहला जो क्राइटेरिया डिसाइड करने का वो है ऑन होम, किस पर वो एक्ट किया गया, वो काम या वो कांड किस पर किया गया, जो विक्टिम है वो कौन है, या फिर जिसको फायदा मिल रहा है वो कौन है, उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। आप एकदम प्यासे इंसान को पानी पिलाइए, जो किस न उसके पास घर है न खाने पीने को कुछ है, उसको पिलाइए। और आपके घर कोई जनरली आपका फ्रेंड आया है, कोई मेहमान है, उसको पानी पिलाइए। दोनों को ही आप पानी पिला रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा इम्पैक्टफुल एक्ट कौन सा हुआ, ज्यादा मजबूती वाला कौन सा हुआ? जाहिर सी बात है जो एकदम प्यासा है, जिसके पास कुछ है ही नहीं। तो कौन विक्टिम है, कौन बेनिफिशियरी है, इससे भी हम एक्ट के मोरालिटी या इमोरालिटी की डिग्री का पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज एक ये है डिसाइड करने वाली कि सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उस गरीब को अपने पानी पिलाया, एकदम प्यासा था, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हुआ ना, तो वो ज्यादा पावरफुल हुआ। लेकिन सोसाइटी एट लार्ज उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे कि एक जो है रेप केस हुआ, आई थिंक जो है 19 कह रहे हैं 2012 का, आई थिंक 2012-13 का शायद हुआ, हमको डेट नहीं याद है। दिल्ली का बड़ा फेमस केस था, निर्भया वाला। ठीक है। निर्भया जो है एक काल्पनिक नाम है। निर्भया केस के बाद क्या हुआ? दिल्ली का एक केस, ऐसे हजारों रेप होते हैं इंडिया में, और वो रेप जो है उसमें से ऐसे कितने केसेस होते हैं जिनका कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। लेकिन निर्भया का केस ऐसा है कि जो कई सालों तक चर्चा में रहा, पूरा भारत उससे हिल गया, जबकि एक तरीके से कह लीजिए कि दुनिया पे भी उसका असर दिखाई दिया। लेकिन निर्भया के केस का असर बाकी और रेप केसेस से अलग दिखाई देने की मतलब दिखाई दिया। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? उसकी वजह से कई सारे कानून बदले गए ना, उसकी वजह से कई सारे बदलाव आए, उसकी वजह से सोसाइटी एट लार्ज अगर देखा जाए एज अ होल, तो सोसाइटी में कई सारे बदलाव आए। लोगों ने अपने घर से बच्चियों को निकलने के लिए जो है पाबंदी लगा दी कि देर रात तक निकल नहीं सकते, वगैरह वगैरह। तो अगर निर्भया का केस इतना फेमस नहीं हुआ होता, सोसाइटी पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन निर्भया का केस इतना फेमस हुआ, और जो हुआ वो तो गलत था ही, लेकिन उसकी वजह से सोसाइटी में एक ओवरऑल बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। पूरे समाज को, पूरे देश को एक तरीके से नुकसान उसका दिखाई दिया। तो वो काम क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा अनैतिक हो गया। लेकिन वैसे ही केसेस जो चर्चा में नहीं आते और रजिस्टर्ड नहीं होते, यहाँ तक कि एफआईआर वगैरह जो है रजिस्टर्ड नहीं की जाती, चर्चा में ही एकदम नहीं आते। सेम प्रोसेस हुआ, मान लीजिए सेम उसी तरीके से, उतनी ही बुरी तरीके से रेप किया गया, उतनी ही तकलीफ दी गई विक्टिम को, लेकिन वो चर्चा में नहीं आया, न एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, तो सोसाइटी पे वो उसका असर दिखाई नहीं दिया। और सोसाइटी पे उसका असर नहीं दिखाई दिया तो दोनों रेप केसेस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो डिग्री दिखाई देगी, निर्भया वाले में आपको डिग्री ज़्यादा दिखाई देगी, और बाकी जो रजिस्टर्ड नहीं हुए उसमें आपको डिग्री कम दिखाई देगी। हालांकि काम दोनों में क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, लेकिन एक कम अनैतिक हुआ, एक ज़्यादा अनैतिक हो गया, सिर्फ इसलिए कि जिस पे वो क्राइम हुआ या जहाँ पे वो क्राइम हुआ उस लड़की पे या उस सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, या कितना ज़्यादा उसका कॉन्सिक्वेंस दिखाई दिया, उसका परिणाम दिखाई दिया। तो परिणाम से भी डिसाइड होता है कि कोई काम कितना ज़्यादा नैतिक या कितना ज़्यादा अनैतिक है। इसके अलावा
डिसाइड होता है ड्यूरेशन से। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई चीज हो रही है, कोई ऐसा हार्म जो मान लीजिए कि नॉर्मली कोई जो है आपके सर पे चाकू मार दे, एकदम जो है सेम, मान लीजिए कि दो लोग हैं सामने, एक प्रैक्टिकल हो रहा है या कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और यह है कि दोनों लोग को चाकू मारना है, आराम से हल्का सा मारना है कि कोई ज्यादा डैमेज होगा ना हो, किसी चीज का एक्सपेरिमेंट मान लीजिए हो रहा है। तो एक में जो है चाकू लगा, अच्छा इत्तेफाक से एक और इसमें कंडीशन ऐड कर दीजिए, जिन लोगों को चाकू मारने के लिए लगाया गया है और जिन पे चाकू मारना है, दोनों इत्तेफाक से मान लीजिए दुश्मन है, लेकिन अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, तो ईमानदारी से ये माना जा रहा है कि अपनी जॉब कर रहे हैं, दोनों को उसमें मौका दिखता है और दोनों लोग चाकू मार देते हैं। ठीक है, दोनों ने जानबूझ के चाकू मारा है कि उसको तकलीफ हो, लेकिन एक का चाकू ऐसी जगह पे लगा कि वो कोमा में चला गया, और एक का चाकू ऐसी जगह लगा कि ज्यादा तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई, तो 2 हफ्ता जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। ठीक, तो एक का जो पेन हुआ, जो हार्म उसको मिला, जो तकलीफ उसकी हुई, वो शॉर्ट टर्म में गई, और एक की जो तकलीफ है वो लगभग मान लीजिए लाइफ टाइम के लिए हो गई, वो लाइफ टाइम कोमा में चला गया। दोनों ने काम एक सा ही किया, दोनों का एक्ट एक ही सा रहा, लेकिन तकलीफ एक को जिंदगी भर के लिए मिली, एक को 1 हफ्ते के लिए मिली। तो सिर्फ काम देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी देर तक तकलीफ रह रही है उस इंसान के अंदर उस काम की वजह से, वो भी मायने रखता है किसी भी काम को तौलने के लिए, किसी भी काम की नैतिकता या अनैतिकता की डिग्री को मापने के लिए। या फिर रेप केस में इसका भी बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। जैसे कि रेप केस होता है तो जो फिजिकल हार्म होता है, जो शारीरिक पीड़ा होती है, वो तो कुछ टाइम के लिए होती है, हफ्ता 2 हफ्ता महीने भर में सही हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा समाज है जो ये मानता है कि लड़की का रेप हुआ तो लड़की ही की गलती है और लड़की की पवित्रता खत्म हो गई और उसकी जिंदगी अब तबाह हो गई, तो वो ये पीड़ा क्या होती है, फिजिकल जो हार्म हो रहा है, जो फिजिकल पेन हो रहा है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन समाज के इन सब बातों की वजह से जो उसका मेंटल पेन है ना, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। तो जिसका मेंटल जो पेन है, जो ये साइकोलॉजिकल पेन चल रही है, जो सोसाइटी का पेन जो लड़की झेल रही है, उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा हुई, और वहीं जो है जो एक ऐसी लड़की है जो एक ऐसे समाज से आ रही है जो ये सब धारणा नहीं रखते हैं, वहाँ के लोग वो लड़की को दोषी नहीं मानते, जो रेप किया है, जो रेपिस्ट है, उसको ही दोषी मान रहे हैं। तो वो लड़की क्या करेगी, फिजिकल पेन उसका 1 महीने था, मान लीजिए उसको उसने झेला और वापस वो पटरी पे जिंदगी में वापस आ गई, लेकिन वो जो दूसरी वाली है वो जिंदगी भर बेचारी झेल रही है, जबकि दोनों के साथ मान लीजिए एकदम सेम लेवल का कांड हुआ, एकदम सेम, रत्ती भर मान लीजिए फर्क ही नहीं है, लेकिन जो जिंदगी भर झेल रही है, वो पूरी समाज का ताना झेल रही है, उसका क्राइम ज्यादा बुरा माना गया ना। क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ अब जिंदगी भर हो रही है, क्राइम हालांकि दोनों का सेम था। तो जो ड्यूरेशन होता है, जो टर्म होता है, कितनी देर के लिए उस बेनिफिशियरी को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, या फिर कितनी देर के लिए उस विक्टिम को तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, ये भी डिसाइड करता है कि कोई काम किस हद तक नैतिक या अनैतिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओवरऑल यही था, बाकी आप लोग एक बार पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है, एग्जाम्पल ज़रूरत से ज़्यादा दिए गए हैं, तो उम्मीद है कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई शिकायत समस्या है तो वो भी बता सकते हैं। है किसी को कोई दिक्कत?